तो कार्बनिक रसायन के अंदर हमें ध्यान रखना है जो कि सजीव चीज़ें होती हैं जिनमें जंतु और वनस्पति आते हैं और उनसे बेटा जो हमें पदार्थ मिलते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो सजीव चीज़ों से मिलते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं और जो निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। बेटा आपको आवाज़ आ रही क्लियर? यस सर। गुड, बस अब ध्यान से सुनते रहो। तो आपने कहा बेटा जो जंतु और वनस्पतियों से हमारे लिए पदार्थ मिलते हैं उन्हें कार्बनिक बोलते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे बेटा आप देखते हो चीनी है गन्ने से मिलेगी तो ये वनस्पति हो गई, यस सर। ठीक है। ऐसी अल्कोहल है, सिरका है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कार्बनिक पदार्थों से, इवन इनमें आप प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट जो बसा होते हैं वो सब कार्बनिक में आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो निर्जीव चीज़ों से मिलते हैं जैसे पहाड़ हैं बेटा जिन्हें आप चट्टानें कहते हो, उनसे आपको मिलने वाली चीज़ें होंगी। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सर। बेटा आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए नहीं आ रहा होगा। अच्छा आ जाएगी, आ जाएगी। चलो अभी देखो जो लिखा हुआ है। माइक आप कर दो साक्षी और अच्छे। हाँ ठीक ठीक। तो समझो फिर ध्यान से कि बेटा जो हमारी अकार्बनिक केमिस्ट्री में जो हम पदार्थ पढ़ते हैं तो वो ऐसी चीज़ों से मिलते हैं जो निर्जीव होते हैं। उसके अगर आप उदाहरण देखोगे तो सोडियम क्लोराइड जैसे नमक होता है, तो नमक को हम लोग या तो समुद्र के अंदर से वाटर का डिस्टिलेशन यानी कि पानी के बाष्पन से बनाते हैं या फिर इनकी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जहाँ से खोदा जाता है। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारी लैब में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अकार्बनिक यौगिक में हमें ध्यान रखना होगा बेटा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कार्बनिक सिर्फ वो हुए जो कार्बन वाले हुए और अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होता है। बेटा ऐसा नहीं होता, ध्यान रखो। जनरली सामान्यता कार्बनिक वो पदार्थ होते हैं जिनमें कार्बन होते ही हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन है फिर भी वो अकार्बनिक होते हैं क्योंकि वो सजीव चीज़ों से नहीं मिलते। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे तो CO2 में कार्बन तो है लेकिन ये अकार्बनिक तत्व होता है। ऐसे ही आप सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें भी कार्बन होता है लेकिन ये होते अकार्बनिक हैं, कार्बनिक नहीं होते। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सुन लो ध्यान से बेटा, एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन उसे हमें समझना है। सबसे पहले बर्जीलियस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था। बर्जीलियस ने कहा था कि बेटा कार्बनिक पदार्थों को हम अपने प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, गॉड ने ही उन्हें बनाया हुआ है। लेकिन 1828 यानी कि 1828 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वोलर, WHOLER, हिंदी में भी तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है वोलर। तो इनने सबसे पहले लैब के अंदर एक कार्बनिक यौगिक बनाया था जिसका नाम था यूरिया। तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई पूछे कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था तो उसका नाम था यूरिया। फिर क्वेश्चन आता है बेटा कि यूरिया को एक अकार्बनिक पदार्थ को गर्म करके बनाया था, तो वो था हमारा अमोनियम साइनेट। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे लिखा हुआ NH4CNO, तो बेटा यहाँ आ की जगह पर स्क्रीन पे तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, चलो तो सुनते रहो, फिर PPT शायद क्लियर नहीं चल रही होगी। तो वो अमोनियम साइनेट होता है जिसका नाम होता है NH4CNO, इसका फॉर्मूला होता है। किसी भी नहीं आ रही है बेटा किसी की स्क्रीन पर क्या, आप लोग जितने देख रहे हो किसी पर नहीं आ रहा है ये PPT जो चल रही है लिखा हुआ?
अच्छा, कुछ बच्चों को आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है, हो सकता है वो चला नहीं पा रहा हो। ठीक, थोड़ी आवाज। चलो ध्यान से समझो। तो हमें ध्यान रखना है, एक तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया कि पहला कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक किससे बनाया गया था। तो वो अमोनियम साइनेट था, उसको गर्म कर दिया था तो उससे यूरिया बन गया था। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला या सूत्र होता है NH4CnO। NH4 जो 4 होता है बेटा नीचे लिखा होता है H के बिल्कुल बेस में, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो NH4CnO अमोनियम साइनेट, जब इसे गर्म करोगे आप तो ये यूरिया में चेंज हो जाता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो ध्यान रखोगे ऐसे ही, CO के दोनों तरफ NH2 लगा दें तो यूरिया बन जाएगा। तो ये कुछ नया नहीं था। अगर आप अमोनियम साइनेट के अंदर जितने तत्व हैं उन सबको संभल के अरेंज करो तो यूरिया बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था उसका नेम क्या था, यूरिया। किसने बनाया था, वोलर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, क्योंकि बहुत ढेर सारे जो यौगिक हैं वो बेटा कार्बन से मिलकर बने हैं, उनमें कार्बन जरूर होता है। यही कारण होता है इन्हें हम कार्बनिक यौगिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। इंग्लिश में आप बोलोगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दोगे। बट बेटा आप देखोगे कुछ ऐसे भी हमारे कार्बन युक्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है। समझ गए? जैसे तुम्हारे पास बहुत सिंपल सा काम होता है, कोई कहता है बेटा कपड़े कौन पहनते हैं, बोले मनुष्य पहनते हैं, उसमें आदमी औरत बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, कपड़े पहन रहे हैं यानी कि आप लिविंग थिंग हो, सजीव हो, आप सांस लेते हो, चलते हो। एक छोटा बच्चा उठता है, बोले सर हमारे यहाँ गुड़िया है जिससे हम खेलते हैं वो भी कपड़े पहनती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ सारे कपड़े पहनने वाले सजीव हो गए। कुछ ऐसे भी होते हैं लेकिन ऐसे काफ़ी कम होते हैं। तो समझ में आया कि कार्बन अगर हमारा उपस्थित है तो ज़्यादातर कंपाउंड तो कार्बनिक होंगे, लेकिन कुछ कंपाउंड जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है, तो उनके 2-3 उदाहरण है वो याद करोगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला होगा CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखो बच्चों, मोनो का मतलब होता है एक, अगर कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और डाई का मतलब होता है दो। अगर कोई कहे कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ले लोगे, तो ये CO2 जो बोलते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। डाई का मतलब 2, तो जब 2 ऑक्सीजन होंगे कार्बन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, और एक ऑक्सीजन हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे बेटा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, इन सब में कार्बन होता है, लेकिन ये सब मेटल यानी कि धातु के साथ होते हैं। जैसे तुम्हें कार्बोनेट लिखा है इनमें, तो सर कौन सा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो होगा Na2CO3। बट किसी ने कह दिया कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो CaCO3 होता है। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि जब कोई कार्बोनेट बोलेगा तो CO3 लगा होगा। ऐसे बाइकार्बोनेट कहीं लगा हुआ है तो HCO3 होगा। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, यहाँ तो उनने सिंपल एग्जाम्पल तुम्हें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बोल दिया, बट किसी ने उसके साथ तत्व कौन सा ले लिया, मेटल। मेटल समझते हो, धातु, क्योंकि ये सब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड धातु के साथ लेंगे हम लोग। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही साइनाइड होता है। जैसे तुम लोग साइनाइड के साथ एक क्वालिटी होती है बेटा, धातु और अधातु दोनों के साथ होगा। कौन सा पार्ट चल रहा है? अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। कार्बन चल रहा है, पार्ट 15। पार्ट 15।
अभी जो कल पढ़ाया था उसका आगे कंटिन्यू उसी का आगे पार्ट चल रहा है, तो वहीं आप अपनी बुक में देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट देखो, पेज नंबर है बेटा आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है, पेज नंबर 159, 159, जिस पर एक हेडिंग पड़ा होगा कार्बन रसायन का परिचय। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बनिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये सिर्फ सामान्यता बोला गया है, सामान्यता समझते हो, जनरली जिनके अंदर कार्बन होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कह दिया, और जिनमें कार्बन को छोड़कर बाकी तत्व हों उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। लेकिन ये एकदम 100% सही नहीं है। मैंने अभी बताया कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनके अंदर कार्बन था फिर भी वो अकार्बनिक थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, लेकिन वो अकार्बनिक है, कार्बनिक नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, इसमें दिया है आपको सामान्यतः सभी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न होते हैं। अब समझो, देखो हाइड्रोकार्बन क्या हुए, नाम से ही पता चल रहा है आपको, हाइड्रो का मीन हाइड्रोजन, कार्बन लिखा हुआ है, तो ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हो। अब इन्हीं में से बेटा हम हाइड्रोजन को हटाकर कुछ और लगा दें तो वो उनके व्युत्पन्न हो जाते हैं, डेरिवेटिव हो जाते हैं। व्युत्पन्न समझते हो, जो किसी से उत्पन्न हो। जैसे सिंपल सा तुम्हारे पास एक उदाहरण होता है, आपने अपने घर में एक हरी मिर्ची का पेड़ लगाया, तो जब पेड़ लगाते हो आप ये नहीं कहते हो हरी मिर्ची का पेड़ है, आप कहोगे मिर्ची का पेड़ है। तो आपने मिर्ची का जो पौधा लगाया वो अब बड़ा हो जाएगा, उस पर फूल आएंगे, फूल पर फिर मिर्ची लगनी शुरू होंगी, तो उसी पौधे से ये निकल रहे हैं, ये इनसे व्युत्पन्न हो रहे हैं, इनसे निकलने वाली चीज़ें, समझ गए। जैसे आप अपने जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी चोटी बनाती हैं, अब चोटी में उन्होंने हेयर बैंड लगा दिया तो वो उसी का पार्ट हो गया। तो चोटी में आप अलग अलग टाइप से बना सकते हो, जूड़ा बना लो, लंबी चोटी बनाओ। ऐसे ही हमने हाइड्रोकार्बन में से H को हटाते चले जाते हैं और दूसरे तत्व लगाते हैं। जैसे हमारा सबसे सिंपल और सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन होता है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे मीथेन का फॉर्मूला सूत्र होगा CH4, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो ये मीथेन होता है। ऐसे ही इसके और भी बनते हैं बेटा, अगर 2 कार्बन ले लें तो ईथेन, 3 ले लें प्रोपेन, तो उसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना है मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, लेकिन और हाइड्रोकार्बन में कार्बन के नंबर बढ़ते चले जाते हैं, ईथेन है, प्रोपेन है, तो उनके अंदर हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन में बॉन्ड भी आ जाएगा। सर मार्कर 1 मिनट में से कर सकता हूँ। जैसे अभी आप समझोगे इसके लिए कि हम लोग मीथेन का पार्ट लेंगे और वहाँ पर आपको इस तरह से, ये हमारा एक इनका नाम लिखने का बेटा तरीका होता है। जैसे CH4 ले लिया तो ये है आपका मीथेन। ऐसे ही अगर 2 कार्बन लेते हैं तो ये होता है C2H6, इसे ईथेन बोलते हैं, ईथेन। अब समझो इसमें होता क्या है, इनके फॉर्मूले को जब ओपन करते हैं तो कार्बन की 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसे ही डंडे लगा दिया आपने, इन्हें कोवैलेंट बॉन्ड बोल दोगे, इनके साथ 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ये मीथेन होता है। बट बेटा आपको लगता है सर यहाँ 1 कार्बन था या 2 कार्बन थे, 1 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन, तो 2 के साथ 8 क्यों नहीं किया, 6 किए हैं। तो उसके पीछे भी कारण होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ईथेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन कार्बन में इस तरह से ही आता है, और आप गिनोगे कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ देखो गिन के 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन के चारों तरफ 4 यानी कि 4 बॉन्ड होना जरूरी है।
और वो चारों बॉन्ड हमारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। समझ गए कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे तो कार्बन को हमेशा अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड करना जरूर पड़ेंगे। यही कारण होता है कि बेटा ये कार्बन अकेला था तो 4 बॉन्ड के लिए 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ी, 4 हाइड्रोजन ले लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन थे तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन ने आपस में लगा लिया और वहाँ पर आपके पास ये मिल जाएगा कि ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए, ये सब एक एक बॉन्ड बना के हो गया। और यही रीज़न है कि इनमें हम कार्बन के साथ जब 2 कार्बन लिए तो हाइड्रोजन 6 ले लिए। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, कम से कम 4-5 आपको एल्केन पता हो, हाइड्रोकार्बन पता हो, तो वो कैसे कर सकते हो, वो नंबर आप याद कर सकते हो। ज़्यादा तो आपके यहाँ नहीं है स्टैंडर्ड पर, बट थोड़ा बहुत आपको पता हो। जब एक कार्बन होता है तो इसमें लगाते हैं टर्म मेट। अगर कार्बन कहीं 2 हो तो इसे बेटा एक या ईथ लिख सकते हो आप। 3 कार्बन होते हैं तो प्रो, 4 होते हैं तो ब्यूट और 5 होते हैं तो पेंट। तो कम से कम आपको इतने 5 तक लर्न कर लोगे तो आगे आपको बहुत काम आएंगे। एक को बोला मेथ, 2 कार्बन है तो एक, 3 आ गए तो प्रो, 4 आ गए तो ब्यूट और 5 आ गए तो पेंट। और इनके नाम के बाद में सिंपल आपको एन लगा देना है। क्या करना है? एन। जैसे बेटा हमने यहाँ पर एक कार्बन वाला पढ़ा, इनका एक साधारण सा फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जो n लिखा होता है कार्बन का नंबर होता है। जैसे तुमने कहा कि सर एक नंबर वाले को मेथ कहते हैं, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 लिख दें, 1 लिख दें, तो इस फॉर्मूले को देखो कैसे बनेगा। यहाँ 1 आ गया, ये 2 × 1 + 2 तो ये आएगा 1। ये 2 से 1 की गुणा करोगे 2 आएगा और 2 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4। तो हो जाएगा C1H4 और 1 दिखाते नहीं है तो इसे लिख देते हैं CH4। तो ये हो गया मीथेन। तो जब आप पूरा फॉर्मूला हाइड्रोजन के साथ लोगे तो नेम में बाद में हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन आएंगे तो ब्यूटेन और 5 वाला होगा तो पेंटेन। अब कोई तुमसे एकदम से पूछे कि फॉर्मूला बताओ प्रोपेन का क्या होगा, तो उस समय हम प्रोपेन का फॉर्मूला लेंगे। बोले सर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी, एक फॉर्मूला था, वो था CnH2n+2। तो बोले प्रो पाया तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना सामने लिखे हुए, ये n की वैल्यू है। अगर n हमारा 1 आ रहा है तो मेथ, n 2 आ रहा है तो 1, 3 आ रहा है तो प्रो, 4 आ रहा है तो ब्यूट, 5 आ रहा है तो पेंट। अब तुम्हारे सामने कोई आकर एकदम पूछे, बोले आप हेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, अच्छा एक छोटी सी चीज़ बताओ जो 9th और 10th में आती है। बोले आपने मीथेन पढ़ा है, अच्छा प्रोपेन का फॉर्मूला लिखो। तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, अपने दिमाग में ये फॉर्मूला रखना है। बोले सर ने कहा प्रोप का मतलब n हुआ 3, तो इस फॉर्मूले में लगाओ। तो यहाँ आ जाएगा n की जगह पर 3, फिर h, यहाँ पर है 2n, तो 2 × 3 + 2 अपने पास से करेंगे तो ये हो जाएगा C3। ये 3 2 जा 6 और 6 में 2 ऐड करो कितना होगा? 8। तो ये C3H8 हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रोपेन। तो वो कोई सा भी फॉर्मूला पूछें, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। चलो अब सीखो यहाँ पर कि बेटा हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे, मीथेन तो एक ही कार्बन वाला है लेकिन इन सब में एक से ज़्यादा है। अभी आपको बताया था कि कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड हुआ एथेन में। हम लोग और भी हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे आगे जाकर, संतृप्त और असंतृप्त। तो
तो जो संतृप्त होते हैं उनमें कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड होता है, असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी सीखेंगे हम लोग। साफ नहीं दिख रही है। साफ नहीं दिख रहा है बोर्ड पर? चलो कुछ करेंगे। चलो बेटा अभी देखेंगे इसको, समझ लो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी नेट की प्रॉब्लम रहती है। कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। तो पहले हमें ध्यान रखना होगा, सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन में बंधन होता है, बंधन बोलते हैं बॉन्ड। एक कार्बनिक पदार्थ को छोड़कर, वो कौन सा है? मीथेन। मीथेन में तो एक ही कार्बन होता है, तो उसके साथ दूसरा कार्बन है ही नहीं। ऐसे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज़्यादा कार्बन होते हैं, उनमें कार्बन कार्बन के बीच में बंध मिलता है, जिसे हम बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, सामान्यतः सभी कार्बनिक हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न, व्युत्पन्न समझते हो, उनके डेरिवेटिव, उन्हीं से मिलते हैं हमारे लिए। इनमें से मीथेन जो होता है और उसके व्युत्पन्न को आप छोड़ दो, बाकी सब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन में बंद होता है, इसे बॉन्ड कहते हैं। और कौन सा बंद होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हिंदी में बंद बोलते हो। कार्बनिक यौगिकों का जो अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं उन सब को। तो अभी